एवरीवन, वेलकम टू अपडेट नाउ। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक। आइए जानते हैं मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व क्या होता है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखते हैं कि मैग्नेटिक किस तरीके से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। चुंबकत्व विद्युत आवेशों की गति के कारण पदार्थों के बीच लगने वाले आकर्षण या ये गतिशील विद्युत आवेशों जैसे इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न होता है। कहने का मतलब क्या है? यदि चुंबकत्व विद्युत आवेश की गति के कारण पदार्थों के बीच लगने वाला आकर्षण ये गतिशील विद्युत आवेशों में विद्युत आवेश क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। द्वारा उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र होते हैं जहां चुंबकीय बल महसूस किए जा सकते हैं। ये क्षेत्र उन अन्य सामग्रियों को प्रभावित कर सकते हैं जो चुंबकत्व के प्रति संवेदनशील होते हैं। अब बात आती है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक यानी चुंबकत्व की मूल अवधारणा क्या है। मूल अवधारणा से मतलब क्या होता है बेटा? यानी कि इनमें कुछ न कुछ चुंबकीय सामग्री। सबसे नंबर पे हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, चुंबकीय सामग्री। तो चुंबकीय सामग्री से मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्रों के प्रतिक्रिया के आधार पर पदार्थों को तीन मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो उनके प्रति उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर तीन श्रेणियों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक सामग्री, है ना। तो क्या होते हैं ये फेरोमैग्नेटिक? फेरो से आप समझ लीजिए कि ये पदार्थ चुंबकों द्वारा दृढ़ता से आकर्षित तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिए जाने के बाद भी अपने चुंबकीय गुण को बरकरार रख सकते हैं। यानी कि फेरोमैग्नेटिक से मतलब क्या होता है कि ये पदार्थ चुंबक द्वारा दृढ़ता से यानी कठोरता से आकर्षित हो जाते हैं और बाह्य क्षेत्र हटा दिए जाने के बाद भी ये क्या करते हैं? अपने चुंबक है ना। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए आयरन। आयरन क्या है? यानी कि चुंबक होगा वो आयरन को बहुत जल्दी आकर्षित करता है ना, क्योंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बहुत ही कैसा है? दृढ़ है ना। तो दृढ़ता से उसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। ऐसे ही बेटा निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, ये सब क्या होते हैं? फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल होते हैं। अब बात आती है अनुचुंबकीय। अगला हमारा आता है अनुचुंबकीय पदार्थ या फेरोमैग्नेटिक। अनुचुंबकीय का मतलब क्या है? हमारे थोड़ा सा, है ना। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं तथा बाह्य क्षेत्र के घट जाने पर चुंबकत्व बरकरार नहीं रहता। यानी कि यहाँ पर क्या है? ये पदार्थ क्या होते हैं? चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से यानी थोड़े से क्या होते हैं? यानी कमजोर रूप से आकर्षित होंगे और बाह्य क्षेत्र अगर इनका है तो इनका चुंबकत्व होता है बरकरार नहीं होता, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, ये क्या है? पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक मटेरियल्स यानी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो डायमैग्नेटिक ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं तथा बाह्य क्षेत्र के घट जाने पर चुंबकत्व बरकरार नहीं रख पाते। यानी कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है बेटा? यानी कि बाह्य क्षेत्र के हट जाने पर ये चुंबकत्व बरकरार नहीं रख पाते हैं, चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो ये क्या कहलाते हैं? डायमैग्नेटिक। जैसे कॉपर, है ना, सिल्वर, कॉपर, ठीक है बेटा।
अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश क्षेत्र होता है जो गतिशील आवेशों पर बल लगाता है, जिससे उन्हें लॉरेंट बल के रूप में जाना जाने वाला बल अनुभव होता है। और चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और दिशा को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, ठीक है। आज देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा रेखाओं पर तीर द्वारा दर्शाई जाती है, जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर इंगित करती है। ठीक है बेटा, रेखाओं का घनत्व चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को दर्शाता है और निकट रेखाएं अधिक प्रतीक क्षेत्र को दर्शाती है। ठीक है बेटे, अब नेक्स्ट देखते हैं चुंबकीय गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक। यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? तो चुंबकीय ध्रुव, सबसे पहला आप देखेंगे चुंबकीय ध्रुव। प्रत्येक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं बेटा, उत्तरी और दक्षिणी। हमने आपने चुंबक बनाया था इस तरीके से, ये क्या है एंड और एस, यानी कोई भी चुंबक होता है तो उसका एक उत्तरी ध्रुव होगा और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। अगर चुंबक अगर हम अलग अलग भी कर देते हैं तो हमेशा उसके दो ध्रुव होते हैं, क्योंकि चुंबक क्या है दो ध्रुव, हमेशा इसके दो नॉर्थ और साउथ। समान ध्रुव क्या होंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर देते हैं, और विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित कर देंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम ये दो चुंबक इस तरीके से रखे हुए हैं, अगर मैं एन और एन को मिला दूं, एस और एस को मिला दूं, तो क्या होगा, ये प्रतिकर्षित हो जाएगा, ध्रुव देंगे ना। अगर एन को ऐसे मिला दिया जाए या एन को ऐसे, तो इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे को ये आकर्षित करेंगे। यदि एक चुंबक को दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाए बिल्कुल, तो प्रत्येक टुकड़े का अपना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है ना, यानी कि अगर किसी भी चुंबक को अगर आप तोड़ देते हैं तो वो उसके हमेशा दो ही ध्रुव, और हमेशा चुंबक क्या होगा, दो ध्रुव में ही टूटेगा, क्योंकि वो दो ध्रुव है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अदृश्य रेखाएं होती है जो किसी चुंबक के चारों चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है। क्या करती है, ये अदृश्य होती है और किसी चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, और वे हमेशा चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से बंद रूप है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है। और क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की ताकत वहां सबसे अधिक होती है जहां क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के सबसे निकट। आप देखते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है। बेटा बात सही है कि ये चुंबक हमारी है वो क्या है, ये विशाल चुंबक है, क्योंकि हर चीज अगर आप देखते हैं पृथ्वी पर हर चीज जुड़ी हुई है, यानी कि इससे चिपकी हुई है। और किसी को आप देख लीजिए तो इससे बढ़िया उदाहरण तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय दक्षिणी तक चलती है। और ये क्षेत्र ही कंपास को चुंबकीय परिधि को इंगित करने का कारण है। कंपास सुई होती है, कंपास सुई की सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि ये उत्तरी और दक्षिणी में इस तरीके से प्रदर्शित। नेक्स्ट थिंग, मैग्नेटिक फोर्स एंड इट्स एप्लीकेशन। चुंबकीय बल और इसके अनुप्रयोग। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल होता है बेटा, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उसे लॉरेंट में जाने जाने वाला कहलाता है। जो कण के वेग और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, और ये बल इन समीकरण द्वारा हम जैसे कर सकते। देख लीजिए किस तरीके से ये फार्मूला दे रखा है, N बराबर Q अभी ब्रैकेट दे रखा है और V इनटू। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन क्या है, इसको क्या प्रदर्शित है। N क्या होता है बेटा, हमारा चुंबकीय,
Q क्या होता है, हम कण का आवेश होता है। B क्या है बेटा, यहाँ पे कण का वेग है। और जो 2 नंबर B होता है उसे छोटे से बेटा। अब बात करते हैं दक्षिण हस्त नियम। दक्षिण हस्त का नियम, दाएं हाथ का नियम क्या बेटा, चुंबकीय बल की दिशा दक्षिण हस्त नियम का उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है। अपने अंगूठे को आवेश की दिशा में रखें और अपनी उंगलियों को दिशा में रखें। ये धनात्मक आवेश का बल आपकी उंगली की दिशा में होता है बेटा, जबकि ऋणात्मक आवेश का दिशा में होता है। ये दक्षिण हस्त का पहला है। ये प्यारे बच्चों, आगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है। इसे सीधे धारावाहिक तार के लिए दाएं हाथ करके देखिए। यदि आप अपने दाहिने हाथ से तार को इस तरह घुमाते हैं कि आपका अंगूठा धारा प्रभाव की दिशा में इंगित करता है, तो आपकी उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मुड़ जाएंगी। इस तरीके से अगर आप तार को पकड़ते हैं, ये बायां है और कितना है, तो इस तरीके से आप जब इसको ये घुमाएंगे तो इसमें क्या है, विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें सीधे धारावाहिक तार के दाएं हाथ को इस तरीके से दाहिने हाथ से आप तार पकड़ लीजिए, दाहिने हाथ से तार पकड़ लीजिए, तो जो पकड़ते हैं तो आपका अंगूठा होता है ये धारा प्रवाह की दिशा को बताता है। अब जो उंगलियां होती है बेटा प्यारे बच्चों, ये क्या करती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में घूमती है। इस तरीके से उंगलियां इस तरीके से बेटा। सोलेनोइड यानी कि तार के मामले में सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक समान और समांतर होती है। जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाती है तो एक बार चुंबकीय समान होती है। एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हम किस तरीके से चिकित्सा में चुंबकत्व के अनुप्रयोग देखे जा सकते हैं। और नर्सिंग में कई तरह के अनुप्रयोग, खासतौर पर निदान के लिए, उपचार और कुछ समाज चिकित्सा अनुप्रयोग में ये शामिल हो सकते है ना। आगे सबसे पहले देखते हैं एमआरआई। एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको लगा लीजिए। एमआरआई का फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। डेफिनेशन देख लेते हैं। एमआरआई एक गैर आक्रामक इमेज होती है जो शरीर के अंदर की विस्तृत और रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। ठीक है, एमआरआई क्या है, यानी संपूर्ण शरीर की जांच के लिए एमआरआई किया जाता है। ठीक है, एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, एमआरआई स्कैनर शरीर में हाइड्रोजन परमाणु चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित करके काम करते हैं और फिर इन प्रोटॉन के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स लगाते हैं। और जब प्रोटॉन अपनी मूल स्थिति में लौटते हैं तो वे संकेत उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें पता लगाया जाता है और छवियों को बनाने के लिए भी किया जाता है। एमआरआई का उपयोग हम कहाँ करते हैं, मस्तिष्क की जांच करने में, मांसपेशियों और आंखों के के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चुंबकीय चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा क्या होती है, चुंबकीय चिकित्सा से आप समझ रहे होंगे, यानी चुंबकीय चिकित्सा में दर्द को कम करने और उपचार को बढ़ावा देने के लिए स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग शामिल होता है। और चुंबकों को कलाई की बैंड, पैड या सॉल के रूप में शरीर पर लगाया। यद्यपि मुख्य धारा की चिकित्सा समुदाय में इसे व्यापक से स्वीकार नहीं किया गया है, फिर भी कुछ रोगियों द्वारा
दर्द निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में। चुंबकीय थेरेपी क्या होती है? तो चुंबकीय चिकित्सा का मतलब ये होता है कि अगर किसी को गठिया रोग हो गया है तो उस पर क्या करते हैं, चुंबकीय चिकित्सा के द्वारा उसका दर्द कम किया, है ना। उसके उपचार को बढ़ावा देने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है और कलाई के बैंड होते हैं, पैड होते हैं, इंसॉल के रूप में शरीर पर ये लगा दिए जाते हैं और उसका दर्द कम, ठीक है ना। मैंगनीज इन ड्रग रिलीज, दवा वितरण में चुंबकन। दवा वितरण से मतलब क्या होता है, चुंबकीय नैनो कणों का उपयोग शरीर में विशिष्ट स्थानों पर दवाओं को लक्षित रूप से पहुंचाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया को चुंबकीय दवा लक्षीकरण के रूप में जाना जाता है, जहां चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग दवाओं को ट्यूमर जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में निर्देशित करने के लिए किया जाता है, जिससे साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं और दवा की प्रभावशीलता में सुधार हो जाता है, ठीक है ना। ये दवा वितरण से चुंबकत्व, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, यानी कि विशिष्ट स्थानों पर दवाओं को लक्षित रूप से पहुंचाने में किया जाता है। नैनो कणों, नैनो कणों होते हैं, इनका प्रयोग क्या है, यदि दवाओं का अगर लक्ष्य नहीं हो पा रहा है, चुंबकत्व के दिए चुंबकत्व के द्वारा उसमें दवा का लक्षीकरण किया जाता है बेटा। और जहां चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग दवाओं को जैसे जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में निश्चित करने के लिए किया, इससे साइड इफेक्ट कम से कम होते हैं और दवा की प्रभावशीलता में भी सुधार। अब बात आती है पेसमेकर और इसका मतलब क्या होता है, पेसमेकर और केवल कार्डियोवर्टर, डिफाइब्रिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरण काम करने के लिए विद्युत चुंबकीय पर निर्भर करते हैं और ये उपकरण क्रिया को नियंत्रित करने के लिए और सामान्य हृदय लय को बहाल करने के लिए पेसमेकर और डिफाइब्रिलेटर का मतलब ये होता है सामान्य हृदय लय को बहाल करने के लिए। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र और मानस, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड ह्यूमन बॉडी। जैसे इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑन द, शरीर पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव, यानी कि शरीर पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कैसे होता है ना, किस तरीके से होता है, आगे जानते हैं। मानव शरीर पर सामान्यतः कोई प्रभाव नहीं होता है, लेकिन वो कुछ जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि विद्युत होता है, बिजली के उपकरण है द्वारा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी शरीर पर संभावित प्रभावों के बारे में शोध का विषय रहा है। हालांकि कोई निश्चित नुकसान स्थापित नहीं किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जोखिम को सीमित करने के लिए सावधानी अब आगे बढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या हो, एमआरआई सुरक्षा। एमआरआई सुरक्षा से मतलब क्या है, एमआरआई मशीनों में मजबूत चुंबकीय क्षेत्र के कारण कुछ सावधानियां, जैसे एमआरआई कक्ष में प्रवेश करने से पहले अगर कोई भी धातु की वस्तु है, जैसे कि आभूषण हो गया, तार हो गया और कुछ होता है, इनको हटा देना चाहिए पैर बच्चों। और प्रत्यारोपित चिकित्सा उपकरणों जैसे पेसमेकर वाले लोग एमआरआई प्रक्रिया से सक्षम, ये एमआरआई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड करंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन। ठीक है बेटा, आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है
इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युत आवेशों का अध्ययन होता है। ये स्थिर विद्युत आवेश बलों, क्षेत्रों और समीकरणों से संबंधित। इन बलों और क्षेत्रों का विभिन्न जैविक और चिकित्सा प्रक्रियाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, बिजली का आवेश या विद्युत आवेश। विद्युत आवेश हम समझे होंगे। विद्युत आवेश क्या होते हैं? विद्युत आवेश की अगर हम परिभाषा निकालें तो विद्युत आवेश पदार्थ का एक मूलभूत होता है जो विद्युतीय प्रक्रियाओं को जन्म देता है और विद्युत आवेश हमारे प्रकार होते हैं पॉजिटिव और धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। हमारे कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? दो प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। पॉजिटिव धनात्मक आवेश जैसे प्रोटॉन होता है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन क्या है, इनकी इकाई क्या होती है? विद्युत आवेश की जो एसआई इकाई होती है। समान आवेश एक दूसरे का कैसे करते हैं? अगर की विपरीत आवेश को आकर्षित करते हैं। और अगर प्लस प्लस को अगर आप मिला दें तो क्या होगा? कैसे हो जाएगा? माइनस माइनस को अगर आप मिला देंगे तो कैसे हो जाएगा? प्लस माइनस को आकर्षित हो जाएगा या माइनस प्लस कर देंगे तो क्या होंगे? आकर्षित हो जाएंगे। नेक्स्ट कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम क्या कहता है मेरे बच्चों? कूलॉम का नियम साइंटिस्ट है कूलॉम, इन्होंने क्या बताया था कि दो विद्युत आवेशों के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी अगर दो स्थिर विद्युत आवेश है तो उनकी मात्राओं का गुणनफल, ठीक है, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कूलॉम का नियम। F बराबर क्या था अपना? एक यूनिट ये बराबर क्या होता है? फार्मूला होता है इसका कूलॉम। अब देखते हैं F क्या है? आवेशों के बीच विद्युत विषय के बीच। Q1 Q2 क्या है? दोनों आवेशों के परिमाण। R क्या होता है? आवेशों के बीच। ये क्या होता है? कूलॉम स्थिरांक। और K फिजिकल भी होता है, बलवान होता है, और इसका वाला जो मान होता है वो हम देख सकते हैं। ये हमारे ये क्या बच्चों? बात करते हैं चिकित्सा प्रासंगिक। कूलॉम का नियम जैविक प्रणालियों की आवश्यकताओं के बीच परस्पर क्रिया है, जिसमें शरीर में आयन जैसे सोडियम ये आयन होते हैं, ये शामिल होते हैं। और ये भी ऐसे आयन तंत्रिका और मस्तिष्क के संचलन का संबंध है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड परिभाषा। विद्युत क्षेत्र एक आवेशित कण के चारों ओर का क्षेत्र है जहां ये अन्य आवेशित कणों पर लगाता है और इसे क्षेत्र रेखा द्वारा दर्शाया जाता है जो धनात्मक आवेश से दूर और ऋणात्मक आवेश की ओर इंगित करता है। या से अगर इसके फार्मूले की अगर हम बात करें जो होता है और फार्मूला होता है ना, ये हमारा क्या है? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र होता है। F क्या होता है? आवेश बल है, क्या बल होता है? और जो Q है वो भर प्रतिशत। विद्युत क्षेत्र ये समझने में महत्वपूर्ण है। सभी इस प्रकार तंत्र का संकेत और मांसपेशी संकेत पर शामिल है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड विद्युत विभव और अब देखते हैं विद्युत क्या होता है।
किसी बिंदु पर विभव उस बिंदु पर इकाई आवेश की मात्रा होती है। ये विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश की स्थिति पर निर्भर करता है। विभवांतर यानी वोल्टेज विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच ये वह चालक है ये विभेद है। जो जाता है ठीक है बेटा। बी यह क्या होता है, बी को हम विभवांतर क्या बोलते हैं, जब क्या है आवेशों को स्थानांतरित करने का कार्य। अब क्यों क्या होता है हमारा आवेश का परिमाण डेफिनेशन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं चिकित्सा प्रासंगिक अंतर की अवधारणा तंत्र का आवेगों और निवास की क्रिया क्षमता को समझने में होती है, जो मांसपेशियों के संकुचन और हृदय के कार्य के लिए आवश्यक है। अब बात आती है कैपेसिटेंस, इसको समाई किया कैपेसिटेंस किया ऐसा देख लीजिए। धारिता किसी सिस्टम की विद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता होती है, इसे प्रति इकाई में संग्रहित आवेश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो सी बराबर टीवी होता है, सी हमारा यहाँ पे होता है नापते हैं, यू हमारा आवेश होता है, संधारित्र का उपयोग पेसमेकर और डिफिब्रिलेटर ऐसी चिकित्सा उपकरणों में तथा हृदय की लय में करने की आवश्यक होने पर इसे मुक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश का प्रभाव, अधिकांश मामलों में तार में इलेक्ट्रॉन का प्रभाव है, लेकिन कुछ मामलों में धनात्मक आवेश का प्रभाव भी हो सकता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ धारा की। विद्युत धारा आई से प्रेरित करते हैं, ये वह लहर होती है जिस पर आवेश किसी चालक से प्रभावित होता है। अब फॉर्मूला क्या है, इससे हम क्या करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला करके आया आई का मान क्या है, तो आई बराबर तो आई फॉर्मूला मिलता है बराबर आइडिया है, तो आई ये बेटा उनको साइड है। ठीक है बेटा, आई क्या होता है, विद्युत धारा क्यों क्या होता है हमारा आवेश होता है, टी हमारा आवेश को पार करने के लिए धारा की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। विद्युत धाराओं का उपयोग ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर जैसे चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है, और विद्युत धारा का प्रभाव को भी नियमित करने और हृदय की गति को रिकॉर्ड करने में भी मदद करता है। ये क्या है, एक चिकित्सा प्रश्न। अब बात करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम का नियम ये कहता है कि ये ओम के नियम में विद्युत धारा, वोल्टेज और इन तीन के बीच में संबंध किस तरीके से बनाएगा, कैसे बताएगा,
संबंध हमारा क्या बनेगा, डी आई और आई, डी इक्वल टू आई। ये बात समझिए, ठीक है। ओम का नियम कहता है किसी चालक से उसके पार होने से सीधे अनुपातिक होती है और उसके प्रतिरोध के विपरीत, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई। फॉर्मूला आपने लिख लिया। अगर आई का मान अगर हम निकालेंगे तो V बटे R हो जाएगा, है ना। ये क्या होता है, आई बड़ा होती है, V वॉल्यूम होता है, R चिकित्सा प्रासंगिक, ईसीजी मशीनों और वेंटिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों के डिजाइन और काम काज के नियमों को समझना महत्वपूर्ण होता है। इनके विपरीत से काम करने के लिए वोल्टेज, करंट और विद्युत पर निर्भर करते हैं। अब बात करते हैं प्रतिरोध की, रेजिस्टेंस क्या हो, रेजिस्टेंस आपने पढ़ा दिया, देख लीजिए। प्रतिरोध किसी सर्किट में करंट की प्रभाव का क्या होता है, ये कंडक्टर की सामग्री, लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया यानी जैसे कार्बन पर निर्भर दो लिखा है। ये आंसर, ये फार्मूला होता है। एक आर हमारा क्या है, वो क्या होता है, एल क्या होता है, चालक की नंबर, और ये क्या होता है, चालक का। नेक्स्ट है चिकित्सा प्रासंगिक, शरीर के ऊतकों में प्रतिरोध इलेक्ट्रोथेरेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां प्रवास के लिए मांसपेशियों और तंत्रिका गतिविधि को करने के लिए धारा लगाई जाती है, ठीक है। पावर इन इलेक्ट्रिक, विद्युत परिवर्तन में शक्ति, परिभाषा देख लीजिए, शक्ति वह होती है जिस पर किसी सर्किट में या उत्पादन होता है। इसकी गणना हम निम्न सूत्र से कर सकते हैं। ये क्या होता है, शक्ति होती है बांटने, चिकित्सा प्रासंगिक, डिफिब्रिलेटर जैसे चिकित्सा उपकरणों को काम करने के लिए एक निश्चित मात्रा में विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। इन उपकरणों की सुरक्षित और कुशल उपयोग के लिए शक्ति और ऊर्जा को समझना महत्वपूर्ण है। नबड़े क्या होता है, समझना। एप्लीकेशन इन यानी कि चिकित्सा में अनुप्रयोग से मतलब क्या होता है कि जैसे ईसीयू, ईसीयू इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि को मापता है, ये हृदय की लहरें पर निर्भर करता है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका मतलब क्या है, हृदय की लहरें का पता लगाने के लिए ये किसका काम होता है, ये काम किसका होता है, ये काम होता है तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम केस में हृदय में प्रत्यारोपित किया जाने वाला करता है तथा विद्युत प्रभाव डिफिब्रिलेटर हृदय की सामान्य लहर को बाहर हृदय को धक्का देने के लिए उपयोग किया जाता है और ये खतरनाक अस्पताल से हृदय को बाहर उच्च वोल्टेज करंट का
और कंप्यूटर क्लास के लिए काम विद्युत और वो कर नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंगों से मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि क्या है आगे के इंट्रोडक्शन के बारे में। विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की एक होती है जो लंबवत तरंग होती है और प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में फैलती है। इन तरंगों को यात्रा करने के लिए सीमित नहीं होती है और ये निर्बाध हो सकती है, जैसे कि प्रकाश की गति कितनी होगी, मतलब निर्वात में जो प्रकाश की गति होती है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर सेकंड। अर्थात विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के दोनों तरफ संचरण की दिशा के लंबवत और विद्युत चुंबकीय तरंगों में आवृत्तियों तरंगदैर्घ्यों की एक विशेष श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें बहुत कम आवृत्ति वाली तरंगों से लेकर बहुत उच्च आवृत्ति वाली शामिल है। अगला आता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र किसे करते हैं, ये तरंग का घटक होता है जो एक होता है में ऊर्जा घटक। नेक्स्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र यानी किसे करते हैं, ये तरंग का घटक है और चुंबकीय प्रक्रियाओं के लिए दोनों क्षेत्र समकालिक तरीके से तथा सदैव एक दूसरे के तथा तरंग से वेवलेंथ एंड तरंगदैर्घ्य और क्या होती है तरंगदैर्घ्य लैम्डा होता है, तरंग की करता है आवृत्ति किसे कहते हैं, इस सेकंड तरंग के घूमने यानी छत्ताओं की संख्या किसे घटन में अगर इनकी क्वेश्चन आता है कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे हर्ट्ज क्या होता है अपना हर्ट्ज होता है। तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के बीच संबंध किस संबंध से जाता है, सी इक्वल टू होता है सी क्या है मेरे बात में प्रकाश की इसका मान 8 लैम्डा क्या है तरंगदैर्घ्य होती है एफ है। इसी प्रकार यदि आप है तो क्या है और इसके विपरीत मतलब क्या होगा ये इसके विपरीत एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा। विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा सीधे आवृत्ति से संबंधित होती है। उच्च आवृत्ति वाली तरंग है जैसे गामा किरणें अधिक जले जाती हैं, जबकि कम आवृत्ति वाली तरंग जैसे नीली तरंगें कम उतर जाती है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सबसे ज्यादा किसमें होती है, ठीक है बेटा। अब हम और कम किसमें होती है, रेडियो याद ध्यान, ठीक। और जो एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो विद्युत चुंबकीय कहलाता है और ये सभी द्वारा दी जाती है।
है ना, इसके द्वारा दी जाती है, इस समीकरण के द्वारा दी जाती है। जैसे एक फोटॉन एच क्या है, ट्रांसफर का इस्तेमाल करके सेम क्या बनता है, एट होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्तियों और तरंग के आधार पर जा सकता है, और विद्युत चुंबकीय तरंग ये सबसे पहला मान आता है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंग। इस तरह के क्या है, 300 से 100 गीगाहर्ट्ज के मध्य आवृत्ति की होती है। और तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 1 हो सकती है। चिकित्सा में उपयोग, इसका उपयोग एमआरआई का थेरेपी और चिकित्सा उपकरणों संचार में होता है। आपको सुनाया हुआ बहुत ही शानदार हमारा टॉपिक चल रहा है इस समय, आपकी परीक्षा को देखते हुए। नेक्स्ट हमारा है माइक्रोवेव। यानी माइक्रोवेव्स क्या होते हैं, इनमें की जो आवृत्ति होती है 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज होती है। अब तरंग दैर्घ्य का मतलब क्या है, 1 मिलियन मीटर से 1 मीटर तक होता है। तरंग दैर्घ्य की जो आवृत्ति होती है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक की। चिकित्सा में अनुप्रयोग, चिकित्सा में अनुप्रयोग से मतलब क्या, ऊतकों को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव थेरेपी में और संचार के बीच चिकित्सा उपकरणों में उपयोग किया जाता है। अब रक्त वितरण, अब बात करते हैं अवरक्त। अब रक्त वितरण की जो आवृत्ति होती है 300 गीगाहर्ट्ज और 413 हर्ट्ज। अगला है तरंग दैर्घ्य 700 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर। चिकित्सा में उपयोग, शरीर के तापमान का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड तथा संवहनी प्रगति का पता लगाने के लिए एक इंफ्रारेड का उपयोग किया जाता है। तो अच्छा होता है, ये काफी अच्छा माना जाता है बच्चों। अब नेक्स्ट बात करते हैं विजुअल लाइन। विजुअल लाइन का मतलब दृश्यमान प्रकाश। क्या होता है, दृश्यमान प्रकाश, विजुअल लाइन। इनकी आवृत्ति कितनी होती है, 400 गीगाहर्ट्ज से 800 गीगाहर्ट्ज। अब तरंग दैर्घ्य 400 एएनएम से 400 एनएम है ना। तरंग दैर्घ्य 400 एनएम नैनोमीटर, 700 एनएम लाल, 400 से 700 बैगनी और लाल। समय एंडोस्कोपी समीकरण पास और बायोल्यूमिनेसेंस इमेजिंग में का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। पराबैंगनी किरण की आवृत्ति 800 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज, ये 13 हर्ट्ज। तरंग दैर्घ्य में 10 एएनएम से 400। चिकित्सा में अनुप्रयोग, बंधीकरण, सोराइसिस जैसे चिकित्सा संबंधित यूरिक है निदान जैसे शरीर के तरफ के लिए उपयोग किया। अगर आता है एक्सरे, एक्सरे तो आपको समझ होगा। एक्सरे का मतलब क्या है, एक्सरे क्या करता है, हमारे का पता करता है ना। और कुछ अल्ट्रासाउंड भी होते हैं, तो एक्सरे के अलावा
क्या है, परामर्श है, ठीक है ना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। चिकित्सा में विद्युत चुंबकीय तरंगों के, विद्युत चुंबकीय तरंगों का व्यापक रूप से चिकित्सा संधान, उपचार और चिकित्सा के एक्सरे इमेजिंग, एक्सरे इमेजिंग और सीटी स्कैन से मतलब क्या होता है, एक्सरे होते हैं जिसका उपयोग चिकित्सा होता है और वे शरीर के आकार जा सकते हैं और आंतरिक सकते हैं, इससे कैंसर से पता लगाया जा सकता है। एक्सरे से क्या होता है, यानी आंतरिक संरचना बना सकते हैं। इसके बाद एक्सरे इमेजिंग, सीटी स्कैन, किसी को संक्रमण है, ट्यूमर है, इसमें क्या है, इस संक्रमण क्या होता है, सीडी का परिणाम कंप्यूटेड टोमोग्राफी, है ना। स्कैन में शरीर के विस्तृत सिस्टम साथ एक्सरे का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, एमआरआई क्या, एमआरआई और फ्रीक्वेंसी तरंगों का उपयोग करता है और ये मस्तिष्क और ये विशेष रूप से उपयोगी। अब आता है रेडिएशन, कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन और एक्सरे का इस्तेमाल किया है। उच्च ऊर्जा तरंगों का उपयोग कोशिकाओं की नष्ट करने जाता है, इससे अब बात करते हैं लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से संबंधित क्या है, लेजर का मतलब अवरक्त विकिरण एक जिसका उपयोग विभिन्न चिकित्सा में किया जाता है, जिसमें सर्जरी, चिकित्सा मासिक शामिल है ना। नेक्स्ट, पेशेंट क्लासिफिकेशन का उपयोग शामिल होता है क्योंकि ये व्यक्ति का 12 से नष्ट कर सकते हैं। रेडियो तरंगों का वायरलेस होता है जो किस्म का और हृदय गति चिकित्सा होता है, विशेष विश्लेषण के लिए बाहर अब बात करते हैं सेफ्टी कंसीडरेशन एंड सुरक्षा संबंधी विचार। हमने इतना तो पढ़ लिया, लेकिन कुछ विचार में होते हैं सुरक्षा से संबंधित होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से अनेक चिकित्सा उपयोग होते हैं, क्योंकि कुछ प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग विशेषकर उच्च ऊर्जा जैसे एक्सरे वगैरह, यदि लंबे समय तक है तो मानव सेफ्टी कंसीडरेशन, सुरक्षा संबंधी लंबे समय तक चुंबकीय विकिरण मापदंड हो गया। एक्सरे मशीन जैसे चिकित्सा सावधानी रखनी चाहिए, इसमें सुरक्षा कवच का उपयोग करना है ना। कैंसर या अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से सावधान
आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है और आगे नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।